हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में आज हम सागरीय लवणता पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। महासागरीय लवणता। देखिए दोस्तों, जो लवणता है वो प्रति हजार पे मापा जाता है। प्रति हजार यानी उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, यानी 1000 ग्राम पे कितना लवणता है उस रूप में। जैसे 1000 ग्राम पे अगर 10 लवणता है, 10 ग्राम, तो वो होगा कि 10 ऐसे लिखा जाएगा लवणता, यानी 10 प्रति हजार पे 10 ग्राम लवणता मौजूद है। लवणता के मानक कहाँ पे कम, कहाँ पे ज़्यादा, कैसे हो सकते हैं? तो लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है नदी, वर्षा, वाष्पोत्सर्जन, हवा के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है। वाष्पोत्सर्जन यानी ये सब कारण, और साथ ही साथ लैंड एरिया यानी कि भू क्षेत्र, ये सब लवणता को बढ़ाने में या घटाने में योगदान देते हैं। अब कहीं पे लवणता ज़्यादा होगी और कहीं पे कम होगा। साथियों, जहाँ पे नदी का पानी गिरेगा, नदी का पानी स्वच्छ जल होता है और ये जल या तो हिम से निकलेंगे जैसे काला सागर और कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये दो सागर हैं। तो कैस्पियन सागर में यूरोप की नदी आती है वोल्गा और डान, ये गिरते हैं। और काला सागर में डेन्यूब या अन्य नदियाँ गिरती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, बंगाल के खाड़ी में आप देखेंगे गंगा भी गिरेंगी, ब्रह्मपुत्र भी गिरेंगी। उसके बाद में स्वर्ण रेखा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बोल्गा, यानी ये तमाम जो पूर्वी क्षेत्र पे गिरने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी पे गिरेंगी। अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, माही, और ध्यान रहे लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है लूनी नदी। यानी कहने का मतलब ये है कि इन सब सागरों पे जितने ज़्यादा नदियाँ बह करके जब जाके मिलती हैं तो यहाँ लवणता कम कर देती हैं।
लवणता कम कर देती हैं। और जहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा और स्वच्छ पानी कम गिरेगा वहाँ पे लवणता बढ़ जाएगा। जैसे कहीं भूमि के क्षेत्र में से कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के एक तरफ जहाँ नदी का पानी आता है वहाँ के अपेक्षा जहाँ नदी का पानी नहीं आता है वहाँ लवणता ज़्यादा है। सेम कंडीशन काला सागर में भी लागू होता है। बंगाल की खाड़ी के अपेक्षा अरब सागर में लवणता ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नदियाँ की मात्रा ज़्यादा है। ये भारत है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, तो यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा गिरती हैं। तो यहाँ पे इसके अपेक्षा, अरब सागर के अपेक्षा यहाँ पे लवणता कम है और इनके अपेक्षा यहाँ पे लवणता ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि लवणता को निर्धारित करने में कई क्षेत्र भूमिका निभाते हैं, जिसमें नदी, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन ये प्रमुख रूप से साधन है। लवणता है क्या? सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार का अनुपात ही सागरीय लवणता कहलाता है। यानी कि पानी के अंदर कितनी प्रकार की अशुद्धियां हैं और कितने प्रकार के पदार्थ घुले हुए हैं उसे सागरीय लवणता के रूप में जाना जाता है। सागरीय लवणता को प्रति हजार में मापा जाता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा या आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जब भी पूछेगा तो समान लवण रेखा नहीं पूछेगा, वो ऑप्शन में देगा, अंग्रेजी में भी देगा आइसोहेलाइन और हिंदी के देवनागरी लिपि में भी आइसोहेलाइन ही लिख देगा, समलवण रेखा नहीं लिखेगा। तो इसलिए इस पॉइंट को तो बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा या आइसोहेलाइन रेखा कहा जाता है। समलवण रेखा इसलिए नहीं देगा कि आप तुरंत पकड़ लोगे, इसीलिए आइसोहेलाइन देगा। सागर की लवणता का मापन सैलिनोनेक्टर यंत्र से किया जाता है। सैलिनोनेक्टर यंत्र सैलिनोनेक्टर यंत्र से सागर की लवणता मापा जाता है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी इम्पॉर्टेंट तो सब है इसमें। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवण, देखिए मैं केवल की पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, एकदम महत्वपूर्ण बिंदु ही बता रहा हूँ आपको, इसमें से कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो छोड़ने वाला है। सागर जल में सर्वाधिक जो लवण पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड टोटल का 77.8% पाया जाता है। और ये प्रश्न कई बार आया है कि सागरीय जल में सर्वाधिक लवणता पाया जाता है किसका? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये 77.8% पाया जाता है। यानी सागर में जितने लवण पाए जाते हैं, जितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, उनमें सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नंबर 1 पर है। और नंबर 2 पे है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये पाया जाता है 10.9%, 10.9%। यानी नंबर 2 पे मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है जो 10.9% पाया जाता है। और नंबर 3 पे है मैग्नीशियम सल्फेट,
मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है 4.7%। टोटल का 4.7% पाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। और नंबर 4 पे है कैल्शियम सल्फेट। ये 3.6% कुल का पाया जाता है। यानी कि जो टॉप मोस्ट 4 नमक है, लवण है, उनमें से सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट। यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट क्रमशः 1, 2, 3 और 4 के रूप में पाए जाते हैं। बाकी अन्य लवण में पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ये जो लवण हैं ये सागर में पाए जाते हैं क्रमशः रूप में। तो यानी कि आपको टॉप 4 याद रखने हैं। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा, ये तो एकदम याद रखना ही रखना है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, बाद में पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सभी पाए जाते हैं। तो सागरीय जल में पाए जाने वाली लवणता में सोडियम क्लोराइड का सर्वाधिक 77.8% योगदान है, जो कि सबसे ज़्यादा है। वही नंबर 2 पे है मैग्नीशियम क्लोराइड और नंबर 3 पे है मैग्नीशियम सल्फेट, नंबर 4 पे है कैल्शियम सल्फेट। अन्य लवण में पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता वाले जो क्षेत्र हैं वो तुर्की में एक है लेक वान झील। लेक वान झील जो है वो प्रति 1330 लवणता पाया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और वान झील भी पूछा गया है। लेक वान झील पूछा गया है और मृत सागर के बारे में पूछा गया है। मृत सागर जॉर्डन देश में है, भूमध्य सागर से बगल में है। तो वहाँ पे 238 प्रति 1000 है। और तीसरा नंबर 1 पे आपका है लेक वान झील, नंबर 2 पे है मृत सागर और नंबर 3 पे है ग्रेट साल्ट लेक है, 220 प्रति 1000, यानी ये अमेरिका में है, पाया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर लवणता सर्वाधिक पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि लवणता को बढ़ाने के और लवणता को कम करने के कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो उससे पहले मैं ये जान लूँ कि लवणता सर्वाधिक मिलता कहाँ है। ये पृथ्वी है 0 डिग्री, इसे कहे विषुवत रेखा। साढ़े 23 नॉर्थ यानी कर्क रेखा और 23.5 साउथ यानी मकर रेखा। अब यहाँ पे सर्वाधिक लवणता कहाँ पे मिलेगा? एक ये रेखा है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक ये रेखा है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अब इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे दक्षिण में एक 10 डिग्री पे 10 डिग्री साउथ अक्षांश
और इसे भी मिटा दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए 30 डिग्री साउथ अक्षांश। अब जो लवणता की बात है, तो सर्वाधिक लवणता पाए जाने का जो कारक है वो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ पे इस बीच में सर्वाधिक लवणता पाया जाएगा। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में लैंड एरिया कम है, सागरीय जल ज़्यादा हैं, इसलिए 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 30 के बीच में पाया जाता है, वो ये बेल्ट है। यानी कि टोटल मिलाकर के 20 डिग्री 20 अक्षांश के मध्य, 20 अक्षांश डिग्री नहीं है, क्योंकि 20 और 40 के बीच 20 डिग्री है और 10 और 30 के बीच 20 डिग्री है। यानी 20 साउथ नॉर्थ और 20 साउथ, 20 साउथ में सर्वाधिक लवणता पाया जाता है। अब सर्वाधिक लवणता अगर इस बेल्ट में पाया जाता है तो क्या क्या कारण हैं जो लवणता को बढ़ाते हैं और लवणता को कम कर देते हैं? तो लवणता को बढ़ाने में और कम करने में क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण सबसे है, बढ़ाने में देख लेते हैं कि लवणता बढ़ाने के कारण, लवणता बढ़ाने में कौन कौन से? तो उच्च तापमान, उच्च तापमान। अब अगर तापमान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा तापमान पे वाष्पोत्सर्जन होगा। यानी जब पानी गर्म होगा तो हवा ऊपर उठेगी और ऊपर जाएगा, यानी कि जो स्वच्छ जल है वो संवहन रूप में ऊपर चला जाएगा और नीचे लवणता बढ़ जाएगा। यानी लवणता का जो स्तर है वो तापमान में बढ़ जाएगा, उच्च तापमान। दूसरा, वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये पृथ्वी का जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ता है। यहाँ उच्च तापमान भी है, उच्च तापमान भी है, कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। और वर्षा भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो अलग हो जाएगा। तापमान बेशक यहाँ पे उच्च है, लेकिन हर दिन पानी उठता है संवहन के रूप में और फिर बारिश हो जाता है। इसलिए यहाँ उच्च तापमान होने के बावजूद यहाँ पे लवणता ज़्यादा नहीं है, यानी विषुवत रेखा पे उच्च तापमान का प्रभाव लागू नहीं होता है। और जैसे उच्च तापमान का प्रभाव लवणता बढ़ने पे लागू नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ पे तापमान के अधिक होने के बावजूद वर्षा सर्वाधिक होने की वजह से कम वर्षा का प्रभाव भी लवणता को कम करने में भी लागू नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे निम्न तापमान लिखा हुआ है कि यहाँ पे उच्च तापमान होने के बावजूद भी लवणता कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। तो ये दोनों स्थितियाँ विषुवत रेखा पे लागू नहीं होती हैं। विषुवत रेखा पे न लागू होने का कारण है संवहनीय वर्षा, यानी सर्वाधिक तापमान होने के बावजूद अत्यधिक वर्षा होता है और इस वजह से
सर्वाधिक तापमान के बावजूद लवणता ज़्यादा नहीं है और अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे निम्न तापमान का जो लवणता कम होने का कारण होता है वो भूमध्य सागर पर अपवादिक रूप में जाना जाता है। यानी अत्यधिक तापमान होने के बावजूद लवणता भूमध्य सागर पे नहीं है। भूमध्य सागर के यानी विषुवत रेखा के 20 डिग्री उत्तर से 40 के मध्य पाया जाता है और दक्षिण में 10 डिग्री दक्षिण से 30 के मध्य पाया जाता है। उसके बीच में यानी ऊपर से 20 और नीचे से 10 के बीच में लवणता कम पाया जाता है। 20 डिग्री और 10 के बीच में यहाँ पे लवणता कम पाया जाता है अपेक्षाकृत इसके उत्तर और दक्षिण में। तो वर्षा का अभाव दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है वाष्पीकरण की तीव्र गति। वाष्पीकरण की तीव्र गति। और चौथा है समुद्री धाराएं एवं लहरें। समुद्री धाराएं एवं लहरें। और चौथा पॉइंट है अत्यधिक गर्म एवं शुष्क पवन। अत्यधिक गर्म एवं शुष्क पवन। और उसके बाद में है स्वच्छ एवं स्पष्ट आकाश। अब यहाँ पे देखिए कि अगर वाष्पीकरण तीव्र होगा तो स्वच्छ पानी उड़ जाएगा और वहाँ पे नमक वाला पानी कम बचेगा। पानी कम बचेगा तो नमक की मात्रा अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। समुद्री धाराएं और लहरें भी इसके योगदान देती हैं, बढ़ाती हैं। कई बार जहाँ पे घनत्व ज़्यादा होता है, मान लीजिए ये सागर है और इधर पे घनत्व ज़्यादा है यानी लवणता मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पे लवणता मात्रा कम है। अब यहाँ से जो धाराएं जाएंगी वो ज़्यादा लवणता वाला पानी लेकर के तो जाएंगी और जब ये इधर जाएंगी तो यहाँ पे लवणता बढ़ा देंगी, बढ़ जाएगा। अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं। जब यहाँ पे अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं स्थल मंडल से चलती हैं तो यहाँ पे धूल उल और नमक उमक का कण बहुत ज़्यादा होता है और वो जब यहाँ पे आती हैं तब यहाँ पे लवणता बढ़ जाता है। और स्वच्छ और स्पष्ट आकाश, यानी जब आकाश स्वच्छ होगा और स्पष्ट होगा तो वाष्पोत्सर्जन तीव्र होगा। यानी कहने का तात्पर्य केवल ये है कि पूरा खेल वर्षा और उच्च तापमान का है। और तीसरे नंबर पे समुद्री लहरें। इन्हीं तीनों को अगर आप समझ गए तो वाष्पीकरण का मतलब जान जाएंगे, अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा का मतलब समझ जाएंगे, स्वच्छ आकाश का, क्योंकि स्वच्छ आकाश होगा तो वाष्पीकरण तीव्र होगा, शुष्क होगा, गर्म होगा तो जब वहाँ पे जाएगा तो जो धूल माटी ले जाएगा वहाँ गिराएगा और फिर पानी ऊपर खींच लेगा, लवणता बढ़ जाएगा। अब देखते हैं हम कि लवणता कम करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। लवणता कम करने में निम्न तापमान होना चाहिए। लवणता कम करने में निम्न तापमान। निम्न तापमान होगा। अब यहीं पे मैंने अभी बताया था कि यह भूमध्य पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है। अब एक तो कहा कि लवणता कम करने में निम्न तापमान का होना आवश्यक है, लेकिन ये एक अपवाद हो जाता है कि विषुवत रेखा पे तो तापमान ज़्यादा है। विषुवत रेखा पे तापमान तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी लवणता कम है। लवणता कम है तो विषुवत रेखा पे तापमान ज़्यादा होने के बावजूद लवणता कम है तो ये इसका अपवाद ही हुआ। तो इसका मतलब यही है कि संवहनीय वर्षा दिन में एक बार खूब घनघोर बारिश होना ही होना है और यही वजह है कि जितना वाष्पोत्सर्जन उच्च तापमान के तहत यहाँ पे होता है
उत्तर में 20 से दक्षिण में 10 के मध्य में जितना तापमान ऊपर तेजी से वाष्पीकृत करता है उतना ही 24 घंटे में एक बार घनघोर बारिश करके वो पुनः वहीं पे गिरा देता है। और यही वजह है कि भूमध्य रेखा पे यहाँ पे ऊपर से यानी नॉर्थ गोलार्ध में 20 डिग्री और साउथ से 10 डिग्री के मध्य में लवणता कम पाया जाता है। तो निम्न तापमान का एक अपवाद के रूप में इसे देखा जाता है। उसके बाद में है सागरीय धाराएं। सागरीय धाराएं, ये याद रहे कि सागरीय धाराएं दोनों में बढ़ाने में भी काम आती हैं और घटाने में भी। वह अंतर ये होना चाहिए कि अगर उच्च अक्षांश यानी ध्रुवीय जो धाराएं हैं, ध्रुवीय धाराएं जब ये चलती हैं निम्न अक्षांश की तरफ, निम्न अक्षांश की तरफ, जैसे पृथ्वी है, जब इधर की धारा इधर चलेगी तब यहाँ पे कम तापमान होता है और ग्लेशियर का पानी, स्वच्छ पानी इधर लाते हैं। तो यहाँ जब ये आएंगी निम्न तापमान की तरफ यानी विषुवत रेखा की तरफ तो यहाँ पे लवणता कम कर देंगी। लेकिन जब यहाँ के हवाएं, यहाँ की धारा यानी कि निम्न अक्षांश की जो धाराएं हैं उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगी तब यहाँ से वो ज़्यादा लवणता वाला पानी लेकर जाएंगी और यहाँ पे लवणता बढ़ा देंगी। तो इसीलिए जो धाराएं होती हैं वो दोनों में काम आती हैं, यानी कि लवणता को बढ़ाने में भी और लवणता को घटाने में भी। लवणता को बढ़ाने में वहाँ काम आएंगी जहाँ पर निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जब जाएंगी, वहाँ पे जब जाएंगी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ तो लवणता बढ़ जाएगा। और वहीं जब उच्च अक्षांश से निम्न की तरफ जाएंगी, निम्न अक्षांश की तरफ, तो जब इधर जाएंगे तो लवणता बढ़ जाएगा और इधर जाएंगी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगी तब लवणता बढ़ जाएगा। और उच्च अक्षांश से जब निम्न अक्षांश की तरफ जाएंगी तब लवणता घट जाएगा। कहने का मतलब जब इधर से उत्तरी यानी ध्रुव से जब विषुवत रेखा की तरफ आएंगी तब यहाँ पे लवणता कम हो जाएगा और जब विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगी तब लवणता बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरह से समुद्री धाराओं का यानी सागरीय धाराओं का योगदान होता है। अगला पॉइंट है ठंडी पौने। तो ठंडी पौने, जिस तरह से गर्म पौने होती हैं वाष्पोत्सर्जन करने में, उसी तरह ठंडी पौने होती हैं वाष्पोत्सर्जन कम करने में। इसीलिए ठंडी पौने, गर्म पौने लवणता को बढ़ाने में काम करती हैं और ठंडी पौने लवणता को घटाने में काम करती हैं। वाष्पीकरण का गति धीमा होना, वाष्पीकरण का गति धीमा होना, नदी की जल की अधिक मात्रा, नदी की जल की अधिक मात्रा। अब ध्यान रहे यहाँ पे कि जो नदी का जल है ये दो तरह से काम करता है। एक तो जब नदी का जल आता है तो उसके साथ गाद आते हैं, उसके साथ मिट्टी आता है, उसके साथ चूना आता है। तो जब ये पहुँचते हैं तब ये लवणता को बढ़ा देते हैं। लेकिन इसी में सर्वाधिक मात्रा में जब पानी आएगा तो ये लवणता को घटा देते हैं। तो नदी का रोल बढ़ाने में भी होता है और घटाने में भी होता है। जब पानी ज़्यादा होगा तो लवणता कम हो जाएगा और जब गाद मिट्टी चूना ज़्यादा होगा तो लवणता बढ़ जाएगा। और अत्यधिक वर्षा ये भी लवणता को कम करने में योगदान देते हैं। तो यहाँ पे लवणता बढ़ाने में उच्च तापमान, वर्षा का अभाव, वाष्पीकरण की तीव्र गति, समुद्री धाराएं एवं लहरें, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क पवन, स्वच्छ एवं स्पष्ट आकाश ये लवणता को बढ़ाने के कारण हैं। और लवणता को घटाने में निम्न ताप अपवाद के रूप में भूमध्य रेखा, याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा में उच्च तापमान होने के बावजूद भी लवणता कम होता है क्योंकि वहाँ पे सामान्य वर्षा होती रहती है। सागरीय धाराएं, ठंडी पौने, वाष्पीकरण की
मंद गति और नदी जल की अधिक मात्रा। जैसा मैंने बताया कि नदी घटाने में और बढ़ाने में दोनों काम करता है। जिस नदी में गाद, मिट्टी और चूना ज़्यादा होगा उसमें लवणता बढ़ जाएगा, और जिस नदी में पानी ज़्यादा होगा वहाँ लवणता घट जाएगा। और अत्यधिक वर्षा, जैसा कि मैंने बताया, लवणता सर्वाधिक उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 अक्षांश के मध्य पाया जाता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 अक्षांश के मध्य। अब लवणता के स्रोत के रूप में देखिए, मैंने बताया नदियाँ लवणता के स्रोत हैं। गाद, मिट्टी, चूना आएगा, लवणता बढ़ेगा। पवन, हवा, जब पवन चलता है तो धूल कण वे भी लाते हैं लैंड से और वो छोड़ देते हैं। सागरीय लहरें और ज्वालामुखी क्रिया, तो 3 मैंने बता दिया था, ज्वालामुखी क्रिया नहीं बताया था। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब उसके साथ में कण और राख और कई प्रकार के खनिज पदार्थ, कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, उसके साथ साथ पानी निकलता है, धुआं निकलता है, तो वो भी ज्वालामुखी के माध्यम से लवणता को बढ़ाने में योगदान होता है। यानी कि लवणता घटाने बढ़ाने में योगदान आपने देखा। सर्वाधिक लवणता के क्षेत्र वान झील में है और तुर्की में है वान झील, मृत सागर में है, साल्ट लेक में। बाकी कंपैरिजन के रूप में जब भी आप देखेंगे तो घटाने बढ़ाने की स्थिति को देखने के पश्चात जब वैश्विक मानक पे कहीं पूछा जाएगा तो आप बताने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।